वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। माय नेम इज़ टीना मालाकार। आज का जो अपना ये वीडियो है वे यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर है। जैसा कि अपना यूजीसी नेट ने अपने कॉमर्स की का जो भी सिलेबस है उसको 10 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, तो अपन पर्टिकुलर यूनिट वाइज क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक आ रखे हैं 2012 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो अपन वन वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि अपना यूनिट नंबर 10 है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं या इस यूनिट को छोड़कर ही जाते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग यूनिट है। इसमें बहुत सारी आपको डिडक्शन याद करनी पड़ती है, अमाउंट याद करने पड़ते हैं, तो इस यूनिट को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट छोड़ कर जाते हैं। लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना, ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है। अपन इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी अब तक के क्वेश्चन आ रखे हैं एनटीए में, तो उस सब को एक वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है फॉर यूजीसी नेट। और अपन सब यूनिट को आगे मैं आज का जो अपना वीडियो वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, आगे मैं सब जितनी भी अपनी यूनिट रिमेनिंग रह जाएगी उन सब के जितने प्रीवियस ईयर है वो मेरे चैनल पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें। तो अपना आज का जो वीडियो है वो है इनकम टैक्स यूनिट नंबर 10। तो उसका जो अपना सिलेबस है, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंटल हाउस, जो भी जिस भी टॉपिक को मैंने हाईलाइट कर रखा है उस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है। जैसे रेजिडेंटल हाउस स्टेटस से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम से क्वेश्चन आता है कि कौन सी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिर आपके आते हैं 5 हेड्स आते हैं, जिसमें सैलरी में से आपको एग्जम्पशन से क्वेश्चन पूछ लेगा, या जो भी है कौन सी डिडक्शन दी जाती है, कितना अमाउंट दिया जाता है, ये सारी अलाउंसेस कितने दिए जाते हैं, ये सब इस यूनिट से पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमेशा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा या फिर इसमें थियोरेटिकल भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस प्रोफेशन से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन इससे भी कभी कभार क्वेश्चन मिल जाता है। कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनसे कभी कभार मिल जाते हैं। फिर आता है आपका डिडक्शन फॉर अपन को 80C से लेकर 80U तक की जितनी भी कटौतियाँ हैं वो सारी अच्छे से याद करके जानी है। फिर असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि अपन को स्लैब रेट अपन को पता होनी चाहिए कितने % किसको टैक्स लगता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्लानिंग, इससे हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। एवरी मतलब एक ईयर को छोड़कर सेकेंड ईयर आपका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन। फिर आता है आपका ITR से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाना है, इनको छोड़कर नहीं जाना है। तो अपना आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले 2012 से अपन स्टार्ट करेंगे, 2012 से जितने भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है जो 2012 में अपना आ रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप इसको पढ़िए और इसका आंसर देने का ट्राई कर कीजिए, और वैसे मैं आगे बता रही हूँ क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसमें क्या बोला गया, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले अपन ये समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ऐसा कोई सा भी ऐसे लॉसेस जिनको अपन क्या कर सकते हैं, बिजनेस में आगे ले जा सकते हैं, और उस लॉस को अपन अपनी जो भी इनकम है बिजनेस की उससे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है जो आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको अपन कितने ईयर्स तक या कितने साल तक इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं अपने बिजनेस से। तो ये अपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका, ये अपन अनिश्चित अपने पूरे बिजनेस के जितनी भी लाइफ है उसको कभी भी सेट ऑफ किया जा सकता है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अपन कभी भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। लेकिन इसका सिस्टम कैसे है, किस तरीके से अपन इसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन अपने पास है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो उसमें जितनी भी अपने पास सेल हुई है, सेल में से अपन क्या कर देंगे, जितने भी अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। बिजनेस जितनी भी अपनी सेल हुई है उसमें से सब में से क्या कर देंगे अपन, एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे,
लेस कर देंगे। फिर जो आपका बचेगा अमाउंट, उसमें से अपन जो अपना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है पहले उसको लेस कर देंगे, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को उसमें से लेस कर देंगे। फिर भी आपका कोई इनकम बच जाती है तो उसमें से अपन जो भी अपना जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है उसको इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर अगर आपकी कोई इनकम बचती है तो फिर उसमें से अपन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। यानी ये सिस्टम होता है, इसका क्वेश्चन बन सकता है प्रैक्टिकली आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर, इसीलिए मैंने बताया था। सबसे पहले क्या होता है, सेल्स में से अपनी इनकम को लेस करेंगे, सेल्स में से अपनी जितने भी एक्सपेंसेस हुए बिजनेस के उनको लेस करेंगे। उसके बाद में उस ईयर का जो भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको लेस करेंगे। अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐसा कोई लॉस है जो पहले का पड़ा है उसको सेट ऑफ करेंगे। जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस होता है उसको अपन 8 साल तक क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इसको करेंगे, फिर उसके बाद में अपन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर नहीं बचता है, कोई भी इनकम नहीं बचती है, तो इसको किसी भी हेड से क्या किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4th। यानी आप क्या कर सकते हो, उसको अपने बिजनेस में अनिश्चित काल तक क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। फिर चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए आप। क्या आ रहा है, कि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स अंडर द कैपिटल गेन में अपन को देखना है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि आपकी कैपिटल एसेट्स क्या होती है। कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन अपन ने पढ़ा है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में क्या होता है, एक तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉसेस वगैरह, वो प्रॉफिट एंड गेन एंड लॉसेस एंड गेन, ये अपन ने देखा है। अब पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कैपिटल एसेट्स क्या होती है। तो कैपिटल, इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपकी कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कैपिटल एसेट्स क्या होती है। कैपिटल एसेट्स में अपन जो आपकी कैपिटल एसेट्स हैं उसमें किस किस को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो अपनी ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करते हो, आपकी कैपिटल एसेट्स में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। दूसरा आपका स्टॉक इन ट्रेड, वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। थर्ड है, अगर आपने कोई भी स्पेशल बॉन्ड्स ले रखे हैं, गोल्ड बॉन्ड्स ले रखे हैं, ये भी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। फोर्थ नंबर है आपकी, अगर आपका क्या है, पर्सनल कोई मूवेबल एसेट्स है, वह भी आपकी क्या नहीं है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। लेकिन पर्सन एस मूवेबल एसेट्स में अपन ज्वेलरी, जो भी आर्ट्स वगैरह में आर्ट वर्क की जो भी होती हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब आपकी 4 एसेट्स ऐसी हैं जो आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं होती है। कौन कौन सी नहीं होती है, इसको आप एक कॉपी पेन लीजिए और उनको लिख लीजिए, जो भी मैं बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम्स में इनको पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है आपका कैपिटल लैंड, ना ही स्टॉक इन ट्रेड होता है, ना ही स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, और ना ही पर्सनल जो मूवेबल, जो अपनी घरेलू वस्तुएं होती है वो आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं होती। इसमें अपन ज्वेलरी और जो भी आर्ट एंड कल्चर, मूर्तियाँ, इनको इंक्लूड, पेंटिंग्स वगैरह, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एसेट अंडर द कैपिटल गेन हेड। तो अब मैंने क्या बोला, तो यानी अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका स्टॉक इन ट्रेड। यानी आपका स्टॉक इन ट्रेड आपका क्या नहीं होता है, कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। इसने पूछा है, अगर यही ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपका कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है, तो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपका मैंने बताया, क्योंकि अगर जो कैपिटल एसेट्स होती हैं उनको अपन, अगर ये क्वेश्चन पूछे, मैंने वो ये चीज़ें बता दी कि आपकी कौन सी कैपिटल एसेट्स नहीं होती है। तो स्टॉक इन ट्रेड है तो ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी है, जैसे आपका गुडविल ऑफ बिजनेस है, आपकी कैपिटल एसेट्स है। एग्रीकल्चर लैंड दिल्ली, ये कहाँ है, शहरी क्षेत्र में है। और मैंने क्या बताया था आपका, अगर आपके रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो आपका कैपिटल एसेट्स है, नहीं है। लेकिन ये कौन सा है, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली, तो ये शहरी क्षेत्र की है, तो ये आपका कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। ज्वेलरी है पर्सनल मूवेबल एसेट, लेकिन आपकी ज्वेलरी और आपकी जितनी भी आर्ट एंड
आर्ट से रिलेटेड जितनी भी जो आइटम्स होते हैं उनको, मूर्तियों को, पेंटिंग्स वगैरह इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आपकी कैपिटल एसेट्स, ये आपकी कैपिटल ज्वेलरी वगैरह ये कब कैपिटल एसेट्स होगी। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉय इन द प्राइवेट सेक्टर। अभी आपका क्वेश्चन नंबर ये आया, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है सैलरी में से। सैलरी में अपन ये पढ़ते हैं, एक तो होता है फर्निश्ड, आपका क्या है, आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसने क्या, एम्प्लॉय ने आपको क्या करा है, एम्प्लॉयर ने क्या करा है, आपको कुछ भी कोई भी वो दिया है, हाउस दिया है रहने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो जाता है। तो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी अपनी क्या लगती है, अपना इनकम टैक्स क्या लेता है, अपन से टैक्स वसूल करता है। तो दो तरह के होता है, एक तो फर्निश्ड होता है आपका, एक होता है आपका नॉन फर्निश्ड। अगर आपका इसमें बोला प्राइवेट अगर सेक्टर में है तो 10 लाख तक की कोई भी ऐसी जनसंख्या में है यानी पॉपुलेशन है तो आपका लगेगा 7.5%। अगर 10 लाख से लेकर आपका 25 लाख तक है तो आपका लगेगा 10%। और अगर आपका 25 लाख से अधिक है तो आपका कितना लगेगा, 15%। ठीक है, तो आपको कितना लगेगा, अगर आपकी जनसंख्या क्या है 25 लाख से अधिक है तो आपका कितना लगेगा, 15%। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो दे रखा है इन्होंने फ्री अकोमोडेशन एम्प्लॉयर द्वारा दी गई है, प्राइवेट सेक्टर में दी गई है। तो प्राइवेट सेक्टर वालों को देती है तो अपन क्या करते हैं, जब नियोक्ता द्वारा दी जाती है, उसका खुद का ही मकान होता है, तो अपन क्या चेक करते हैं कि कितना % होगा। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपन उसका नॉन मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। तो ये कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 ऐसी सिटी है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो यानी इसमें क्या है, 25 लाख से अधिक आपकी जनसंख्या है तो इस पर कितना % लगेगा, 15% लगेगा। अगर जहाँ की जनसंख्या क्या होती है 10 लाख तक होती है तो वहाँ पर 7.5% लगता है। और अगर आपकी 10 लाख से लेकर 25 तक होती है तो आपका कितना % लगता है, 10% लगता है। तो ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी अगर इसमें पूछ सके, ये तो क्या हो गया, नॉन फर्निश्ड हो गया आपका, नॉन फर्निश्ड हाउस हो गया एक तरीके से। इसमें अपन ने इतना % निकाल लिया। अगर उसने फर्नीचर भी प्रोवाइड करा है, अगर यदि नियोक्ता ने खुद करा है प्रोवाइड किसी भी, तो उसका 10% लेंगे, जो भी आपके एसेट्स है उसका 10% उसमें ऐड कर देंगे। यदि रेंट पे लेके दिया है अपन को, कोई भी एसेट्स अपन को रेंट पे लेके दिया तो उसका रेंट का मूल्य उसमें ऐड कर देंगे, तो आपकी फर्निश्ड वैल्यू आ जाएगी सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसका थर्ड का आंसर क्या होगा अपना, 15% ऑफ सैलरी। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका आ गया अपन को रेजिडेंटल हाउस, अपन को रेजिडेंटल और नॉन रेजिडेंट कि वो निवासी है या नहीं है, ये अपन को पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसको करते हैं अपन पहले रेजिडेंटल हाउस। यानी कोई व्यक्ति अपना रेजिडेंटल है या नॉन रेजिडेंट है, या निवासी है या नहीं है, ये अपन को पता करना है। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेसिक फर्स्ट अपन कंडीशन चेक करते हैं, आपकी बेसिक कंडीशन कि यदि कोई व्यक्ति आपका 82 डेज फाइनेंशियल ईयर में क्या करता है, यहाँ पर रहता है, इंडिया के अंदर रहता है, तो या फिर सेकंड कंडीशन क्या बोली है कि 60 डेज फाइनेंशियल ईयर रहा हो, या फिर 4 ईयर्स में कितनी डेज, 365 डेज रहा हो। अगर 365 डेज रहा हो, तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी करता है, वापस से करते हैं,
फर्स्ट क्या दी है, बेसिक कंडीशन में 82 डेज क्या कर रहा हो, इंडिया में रहा हो हुए हैं फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन पूरी करता है, वो 60 डेज रहा हो फाइनेंशियल ईयर में, एंड इसके साथ ही 4 वर्ष में वो कितने साल रहा हो, 365 डेज रहा हो, 4 साल के अंदर 365 डेज अगर वो रहता है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर लेता है तो वो यहाँ का क्या बन जाता है, रेजिडेंटल यानी निवासी बन जाता है। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी बन जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन अपन को क्या चेक करनी है, बेसिक कंडीशन चेक करनी है। ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट बन जाता है तो रेजिडेंट के भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। रेजिडेंट के भी कितने पार्ट होते हैं, 2, ऑर्डिनर रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनर रेजिडेंट। ऑर्डिनर रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए अपन को इस ऑर्डिनर कौन सा है और नॉन ऑर्डिनल कौन सा है इसका पता कैसे चलेगा, जब अपन कंडीशनल देखेंगे। 2 और कंडीशन होती है अपनी। फर्स्ट होती है अगर वह क्या रहा है, 10 वर्ष में 2 बार क्या रहा है, रेजिडेंट रहा है या निवासी रहा है, या फिर वो क्या रहा है 7 वर्ष, प्रीवियस ईयर से देखना है अपन को, जितने भी प्रीवियस 7 वर्ष में क्या रहा है वो 730 डे क्या रहा है, वो 7 साल के अंदर 730 दिन रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा। अब ये यहाँ पहले तो बेसिक कंडीशन में क्या था, दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर ले तो वो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में आ जाता है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट बन गया है तो अपन को ऑर्डिनल रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनल रेजिडेंट देखना है, तो उसमें दोनों कंडीशन को उसको पूरा करना है। उसमें तो क्या था, बेसिक में तो अपन को क्या देखना है, दोनों में से अगर एक भी पूरी कर देता है तो रेजिडेंट बन जाता है, रेजिडेंट, या दोनों में से एक कर देगा तो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो रेजिडेंट बन गया है तो आपको इन दोनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप क्या बनोगे, ऑर्डिनल रेजिडेंट बनोगे। अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, नॉन ऑर्डिनल रेजिडेंट बन जाओगे। तो इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो भी है जैम जो यूएसए का नागरिक है, लेकिन वो कब आया है, 2010 के अंदर पहली बार आया है। क्या है, पहली बार आपके इंडिया में आया है, वो जुलाई को आया है। तो अपन को क्या लेना है, जुलाई। पहले अपन बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, जुलाई, अगस्त में रहेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में 15 दिसंबर को क्या होता है, 2010 को नेपाल चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो, नेपाल को निकल जाता है। फिर वह दोबारा आता है जनवरी के अंदर भारत में आया। आपको गणना करनी है कि वो रेजिडेंटल है या नॉन रेजिडेंटल। तो अपन को कब आता है, वो जुलाई में आता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 15 दिसंबर तक वो रहता है। तो कितना हो गया, 31, इसका भी 31, 30 डेज, 30 एंड 15 दिन। तो टोटल इनका कितना हो जाएगा आपका, 168 डेज हो गए। लेकिन अपनी फर्स्ट कंडीशन ही क्या है, 182 डेज रहा, लेकिन वो वापस क्या होता है, दोबारा आता है 1 जनवरी को। यानी अपन 31 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 9। यानी अपन फर्स्ट 2 बेसिक कंडीशन क्या थी कि 182 डेज वो भारत में रहा हो अगर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में, तो ये रह रहा है, तो यानी ये एक कंडीशन पूरी करा है। सेकंड कंडीशन थी कि आपका 60 दिन रहा हो, 60 दिन भी रहा है, लेकिन पहली बार ही आया है, तो आपके 4 वर्षों में आपका 365 डेज नहीं रह सकता है। तो आपका ये क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। ये रेजिडेंट तो बन गया, लेकिन अब ये ऑर्डिनल रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनल रेजिडेंट है, ये चेक करनी है अपन को कंडीशन। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन थी कि आपका क्या कर रहा है, अगर वो 10 साल के अंतर्गत 2 बार रेजिडेंटल रहा हो या फिर 7 साल के अंदर 730 दिन रहा हो, लेकिन वो आया ही पहली बार है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनल रेजिडेंट। या नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो नॉट ऑर्डिनल रेजिडेंट बन जाएगा ये। तो आपका 4th नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो केवल इंडिविजुअल के लिए अपन ये कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं। आपका जो HOF है उसके लिए अलग से कैलकुलेशन होगी, रेजिडेंटल की परिभाषा अलग ही होगी। अगर अपन कंपनीज के लिए अगर रेजिडेंटल की कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, फॉर्म की अलग होगी। जितने भी अपने जो व्यक्ति की परिभाषा दे रखी उनको उनकी कैलकुलेशन क्या होगी, अलग होगी। केवल इंडिविजुअल की रेजिडेंटल की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने बोला था आपको, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक को अपन समझते हैं। फर्स्ट है अपना कर नियोजन या टैक्स प्लानिंग। आपका क्या है, टैक्स प्लानिंग। प्लानिंग वर्ड में ही पॉजिटिविटी आ जाती है। आपको कैसे याद रखना है इसको कि आपका टैक्स प्लानिंग प्लानिंग वर्ड में ही आपका क्या आ गया, एक पॉजिटिव वर्ड आ गया है। तो प्लानिंग का मतलब ये हो गया, टैक्स वर्ड ऐड हो गया तो टैक्स प्लानिंग का मतलब हो गया कि जैसे जितने भी अपने इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं, डिडक्शन दे रखी है, आपकी एग्जम्पशन दे रखी है, रिबेट्स दे रखी है, उसके थ्रू अपन अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, टैक्स प्लानिंग कहलाता है। यदि अपन टैक्स, ये आपका क्या कहलाएगा, टैक्स प्लानिंग कहलाएगा। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब हो गया यानी परिहार, हिंदी बोलते हैं हमने परिहार का मतलब ये होता है कि जो भी आपके इनकम टैक्स के अंदर कोई लूप हॉल्स रह गए यानी कोई भी कमी रहेगी, उस चीज़ का अपन फ़ायदा उठा के अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो आपका टैक्स अवॉइडेंस। फिर आता है कर वंचन। इसका मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स के एक्टिव के प्रोविजंस को गलत तरीके से, मतलब उनका फ्रॉड, एक तरीके से अपन को फ्रॉड करना है, यानी अपनी इनकम को क्या दिखाना है, कम दिखाना है। तो आपका क्या कहलाएगा, कर वंचन कहलाता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हो गया एक तरीके से उसकी जो अपनी टैक्स की जो एक व्यवस्था है, एक टैक्स की किस इनकम टैक्स किस अकॉर्डिंग क्या लेता है, टैक्स लेता है। तो उस अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5th नंबर आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्या दे रखा है आपको, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग वर्ड जहाँ पर भी आ जाए मतलब एक पॉजिटिविटी आ गई। पॉजिटिव मतलब हो गया अपन सही तरीके से काम में लेंगे। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला, जो भी आपके इनकम टैक्स में आपको जो डिडक्शन दे रखी है, आपको एग्जम्पशन दे रखी है, रिबेट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपन टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करते हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में दे रखा है आपका कि आयकर अधिनियम की धारा 10A के अकॉर्डिंग अपन यानी कटौती लेते हैं, यानी अपन इनकम टैक्स के अंदर ही आपको क्या दे रखा है, एग्जम्पशन दे रखा है। तो उसका थर्ड होगा। ए में तो अपन क्या करेंगे, थर्ड। तो कौन से ऑप्शन में, सी, यानी एक ऑप्शन से अपना निकल गया वैसे आंसर, लेकिन फिर भी आगे की अपन चेक करेंगे। फिर आता है अपना टैक्स अवॉइडेंस। इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर आपके कोई भी ऐसा प्रोविजंस में क्या रहेगा, जैसे आयकर अधिनियम 4th नंबर में क्या दे रखा है, आयकर अधिनियम के प्रावधानों में गलत संख्या करना, यानी अपन क्या कर रहे हैं, उसका उसमें कुछ इनकम टैक्स में क्या रह गया, अपने कुछ लूपहोल्स रह गए हैं, कुछ कमियां रह गई, उसका फ़ायदा अपन उठा रहे हैं। करवंचन का जो होता है अपनी आय को कम दिखाना, ये एक तरीके से पूरा का पूरा फ्रॉड है। फिर आता है आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी टैक्स की व्यवस्थाएं हैं, जो TDS उपयुक्त व्यवस्था दे रखा है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 यानी इसका क्या होगा, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 3। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब जैसे कि मैंने बोला था कि आपकी जो भी 80 की जो कटौतियाँ हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 2012 के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक। क्या बोला है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा अपन को 80 ई की कटौती, ई से आपको याद रखना है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी, आपकी जो 80 का मतलब हो गया, ई का मतलब आपका क्या होता है, एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी, जैसे हायर तो ई में आपका हायर एजुकेशन के रिलेटेड अगर अपन लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट की अपन को क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। तो इन्होंने पूछा है कि आपको कितने अमाउंट तक की स्वीकृति मिल सकती है, यानी कितने अमाउंट अलाउ होता है। तो इसमें 80E के अंदर कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं है, लेकिन आप इस पढ़ाई को, जैसे जिसके लिए भी आपने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए, वो आपकी 8 ईयर तक क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी।
कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी अमाउंट का ऋण की आपको क्या मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकती है। 80E से आपको याद रखना है एजुकेशन, और 8 ईयर तक का प्रोविज़न पूछा जा सकता है नेक्स्ट कि आपका एजुकेशन 8 ईयर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और ऋण की अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी आप इंटरेस्ट के लिए की एग्जम्पशन आपको अलाउ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय फॉर्म इट पार्टनर्स अंडर सेक्शन। अपन को जैसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है उस 1932 इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं दे रखा है। उसमें केवल ये बोल रखा है अगर आप देना चाहते हो तो आपका जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर इंक्लूड करो, नहीं देना चाहते हो आप जितनी भी अमाउंट का देना चाहते हो दे सकते हो। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर आपका कितना % आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे सकते हो, 12% दे सकते हो। अगर आपने इससे ज़्यादा का दे रखा है तो भी आपका 12% ही अलाउ होगा, कम दे रखा है तो भी आपका इतना ही अलाउ होगा। आप नहीं दे रहे हो, कोई भी प्रोविज़न नहीं बना हुआ आपका पार्टनरशिप एक्ट में, तो भी कितने का दिया जाएगा, 12% ही दिया जाएगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो आपको ये घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना दिया जाता है, ओनली 12% ही अलाउ है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, भी हो जाएगा 12%। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर, मैंने बोला 80G की कटौतियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 80C से लेकर 80U तक की कटौतियाँ। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए था 80G। जी का मतलब जहाँ भी आ जाए, जी अपन को याद रखना है, कोई भी अपन डोनेशन दे रहे हैं, क्या देना है, जी की कटौती आपकी 100% भी होती है, 50% वाली भी होती है, और कुछ रूल एंड थोड़ा बहुत लग के 50 एंड 100% 3 कैटेगरी होती है। तो आपकी 50% की कैटेगरी में जो आती है वो होती है आपकी, जैसे प्रधानमंत्री सुखाड़ सहायता कोष में अगर अपन देते हैं तो उसमें 50% मिलती है। जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष में, इंदिरा गांधी स्मारक कोष में या राजीव गांधी फाउंडेशन, इनमें आपको क्या मिलती है, 50% की मिलती है। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा, प्रधानमंत्री सुखाड़ सहायता कोष में ही आपको क्या मिलती है, 50% की मिलती है। फिर सेकंड बोल रखा है नेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बींग, फिर दे रखा है जवाहरलाल नेहरू स्मारक, यानी मैंने अभी बताया आपको, यानी ये आपको 4 याद कर लेनी, 50% में मिलती है। इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। अगर आप क्या करते हो, एज ए अमाउंट देते हो तो आपको क्या मिलता है, 100% क्राइटेरिया है, आपका 50% का क्राइटेरिया है। 100% में आप बहुत सारी ये चीज़ें याद नहीं कर सकते, इतनी सारी कटौती है इसके अंदर। अगर समझ लो जो भी राष्ट्र से संबंधित आती है, एक तरीके से ट्रिक है, 100% श्योर नहीं है, अगर राष्ट्र आ गया तो वहाँ पर आपको 100% ही मिलेगी। और 50% में आपको 4 याद करनी है कि प्रधानमंत्री अगर सूखा सहायक कोष में देते हो आप, एक तो ये। सेकंड, अगर आप जवाहरलाल नेहरू स्मारक, जो आपको ये बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट सॉरी, इसमें आपको 50% की मिलेगी अगर जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष में, इंदिरा गांधी स्मारक जो श्री राजीव गांधी फाउंडेशन, यहाँ आप अमाउंट देते हो तो आपको मिलेगी। अगर आपने क्या दे दिया, काइंड में कोई भी चीज़ दी है तो आपको कितना मिलेगा, ओनली 2000 की डिडक्शन मिलेगी जी के अकॉर्डिंग। 80G के अकॉर्डिंग आपको कितनी कटौती मिलेगी, ओनली 2000 की कटौती मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप अमाउंट में देते हो तो आपको 50 एंड 100% ऐसा क्राइटेरिया बनता है 80G के अंदर। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, आंसर नंबर सी। 9 नंबर अपना क्वेश्चन है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स में अपन को देना है
आयकर अधिनियम की धारा 115 JB के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर लागू होता है। तो ये जो कर लागू होता है ये ओनली किस पर होता है? कंपनीज पर होता है। तो आपका जो JB है तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा ये किस पे दिया जाएगा? कुछ कंपनियों को ही क्या दिया जाएगा? आपको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगर ये तो क्या बोला है? स्पेसिफिक एक आपको क्या दे दिया? जो भी आती है 115 JB जो भी कंपनी आएगी, तो इसलिए कुछ कंपनी आई है, नहीं तो इसका आंसर क्या होता है? अगर आपका पूछा जाता है कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स किसको दिया जाता है, तो ये सभी कंपनियों के लिए को दिया जाता है, पर लागू होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है अंडर, ये अपन ने पहले कर लिया है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और आप आंसर दो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि अंडर कैपिटल गेन हेड के अंदर अपन को क्या करना है? अपन को ही बोलना है, बताना है कि जो आपकी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी फर्नीचर है, मैंने क्या बोला था? अगर आपका कोई भी ऐसा स्टॉक, एक तो आपका स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, आपका रूरल एरिया में जो भी आपका लैंड है वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। थर्ड मैंने बोला था कोई भी स्पेशल बॉन्ड्स वगैरह वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। फोर्थ मैंने बोला था अगर आपकी कोई भी पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, ज्वेलरी और आर्ट एंड कल्चर एंड पेंटिंग्स, इनको छोड़कर वो वह भी आपकी क्या नहीं है? कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो आपका क्या है? घरेलू फर्नीचर यानी हाउस होल्ड फर्नीचर है, तो ये भी आपका क्या नहीं है? कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो इसीलिए इसकी ये क्या होगा? एग्जम्प्टेड इनकम होगी। कैपिटल एसेट्स नहीं होगा तो इस पर इनकम भी नहीं लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आपसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको भी ध्यान से सुनना है, उसको भी रिटेन करना है, अपन को याद कर रखना है। तो ये 2012 में थे। अब 2013 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इससे आपका सही में 80% सिलेबस ईजिली कवर हो जाएगा। फिर दे रखा है और मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपने आगे आने वाले एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है आय के अन्य स्रोत की गणना में निम्नलिखित व अस्वीकृत, यानी आपका क्या होता है? अदर सोर्स के अंदर कौन सी ऐसी इनकम है जो अदर सोर्स के अंदर लीज इंक्लूड की जाती है और कौन सी ऐसी इनकम है जो अपन अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है जो इंक्लूड करते हैं? तो अपन को क्वेश्चन में बताना है। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है? आयकर के अन्य स्रोत में निम्नलिखित में अस्वीकृत है, मतलब ऐसी इनकम जो आपकी इंक्लूड नहीं करना है यानी अपन को। तो फर्स्ट आपको दे रखा है इसके अंदर कि कर दायित्वों को चुकाने के लिए किए गए, तो ये आपकी फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इंक्लूड नहीं की जाती है। अब कौन कौन सी इंक्लूड की जाती है और कौन सी नहीं की जाती है मैं बताती हूँ आपको। जैसे अपन को कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड इनकम इंक्लूड करनी है, आपकी डिविडेंड से कोई भी इनकम हुई है उसको इंक्लूड करना है आपको। कैजुअल इनकम को, जो भी आपको गेमिंग वगैरह से कोई इनकम हुई है तो वो भी आपको इसमें क्या करनी है? इंक्लूड। डिविडेंड से इनकम हुई है, कोई भी गेमिंग वगैरह से इंक्लूड करनी है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अपन ने क्या दी है? लेट आउट दी है। लेट आउट का मतलब होता है किसी को अपन ने रेंट पे दी है, कोई भी मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, फर्नीचर। लैंड वर्ड यूज़ नहीं करा है मैंने, क्या करा है? मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर मैंने क्या दिया है? रेंट पे दिया है, तो वो भी आपका अदर सोर्स के अंदर क्या होगी? इंक्लूड होगी। और आपका क्या होगा? जो भी सब लेटिंग आपका, यानी आपका जो भी, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने क्या करी, जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी मैंने किसी और को, जैसे मैंने रेंट के लिए, जैसे समझो एक मैंने रूम रेंट पे लिया स्टडी करने के लिए, लेकिन मैंने उसी में क्या कर दिया? एक और पर्सन को क्या कर दिया? उसमें अलाउ कर दिया, यानी मैं खुद उसको रेंट, मैं उसकी मालिक नहीं हूँ लेकिन मैंने भी किसी को क्या रख लिया? रेंट पे रख लिया। तो ये मेरी ऐसी कोई इनकम होगी तो ये कहाँ जाएगी? आपकी अदर सोर्स के अंदर जाएगी। ठीक है,
फिर आता है आपका की मैन पर्सन होते हैं अपने कंपनी के अंदर, उनको कोई भी पॉलिसी वगैरह दी जाती है तो आपकी कहाँ आती है, अदर सोर्स के अंदर आती है। फिर आपकी आती है इंटरेस्ट ऑन, जैसे कहीं पर भी अपन ने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या लोन वगैरह कुछ भी लिया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी वो कहाँ आएगी, अदर सोर्स के अंदर आएगी। अगर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, तो फैमिली पेंशन जो भी होगी वो कहाँ आएगी, आपके अदर सोर्स के अंदर आएगी। कोई भी आपको गिफ्ट मिला है वो भी इसी के अंदर आएगा। यानी जितनी भी अदर इनकम है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। तो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम ये इंक्लूड कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है, इंक्लूड, मैंने बोला फर्स्ट इंक्लूड नहीं होगी, कर दायित्व को चुकाने के लिए दिया गया है। इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट ऑन द टैक्स लाइबिलिटीज़ को के लिए आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है तो ये आपका इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्या दिया है यहाँ पे, कलेक्शन चार्जेस फ्रॉम बैंकर टू पर्सन, यानी आपने बैंक को क्या दिया है, कोई भी आपने इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी करा है, ये आपका क्या इंटरेस्ट या डिविडेंड या उसने कुछ भी काम करा है आपके लिए, तो उसके जो भी चार्जेस लगे हैं उनको अपन अलाउ करेंगे। सेकंड आपका, थर्ड आपका क्या दे रखा है, मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन जो भी सिक्योरिटीज़ है उनसे जो भी आपको इनकम होगी उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है डेप्रिसिएशन ऑफ द लेट आउट मशीन, जो भी आपने मशीनरी वगैरह से इनकम है और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है तो वो सारे क्या होंगे, अलाउड होंगे, लेकिन आपकी ये वाला एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोरो बाय द टैक्स लायबिलिटीज आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है, तो आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस प्रैक्टिकल, ये जैसा कि अपने क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि साझेदार फर्म की का पुस्तक लाभ 1,10,000 रुपये है तथा आयकर अधिनियम में 1961 के अंतर्गत 40B में कार्यकारी साझेदारों को पारिश्रमिक देना है। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कितना % देते हैं, अगर पार्ट जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड कितने 2 तरह के प्रोविज़न दे रखे हैं, ये दोनों आपको याद रखना है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना % दोगे आप, 12% दोगे। ठीक है, कितना भी आपने डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है आपको रेम्यूनरेशन के लिए भी इसने क्या दे रखा है, प्रोविजन दे रखे। तो रेम्यूनरेशन के लिए इसने क्या दे रखा है, देखते हैं। इसने बोला है कि फर्स्ट आपको बुक प्रॉफिट लेना है, आपकी जो भी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो, बुक प्रॉफिट का 3 लाख का या तो 90% या फिर 1,50,000, जो दोनों में से क्या है अधिक है। और इसके बाद 3 लाख के बाद में सेकंड जो रिमेनिंग रह गया 3 लाख के बाद में, उसका कितना % देना है आपको, 60% देना है। ये आपका 40B के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 40B के अकॉर्डिंग ये क्या है, 40B के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोविजंस हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से कि यदि फर्म की पुस्तक मूल्य कितना है, अगर आपका बुक वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1 लाख, मैंने बोला फर्स्ट अपन को बुक वैल्यू देखनी है तो 1,10,000 अपन को बुक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपन को देखनी है, फर्स्ट 3 लाख पर अपन को कितना देना है, 90% या 1,50,000, जो दोनों में से अधिक हो वो लेना है, कम पे नहीं लेना है, या कम बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जो 90% है 3 लाख का या 1,50,000 है, उसका अपन को क्या लेना है, जो दोनों में से अधिक होगा वो लेना है। लेकिन इसमें अमाउंट ही कितना है, 1,10,000 का 90% लेंगे तो अपना 90% कम ही आएगा, तो ज़्यादा क्या है आपका 1,50,000, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी, 1,50,000। तो आपको पार्टनरशिप के दोनों प्रोविजंस याद रखने हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पूछता है तो अपन को 12% देना है, और अगर अलाउ करेंगे अपन एक्सपेंसेस के थ्रू, और अगर रेम्यूनरेशन के लिए बोलता है तो रेम्यूनरेशन में अपन को 2 कंडीशन चेक करनी है। बुक प्रॉफिट का अपन को क्या लेना है, 3 लाख अगर इन अपनी क्या है प्रॉफिट से है तो उसका 90% या 1,50,000, जो दोनों में से अधिक है फर्स्ट, और सेकंड जितना भी 3 लाख के अलावा जितना भी बच गया तो उसका कितना देना है, 60% अपन को रेम्यूनरेशन देना है। तो इस तरीके से अपन को अलाउ करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 13 में बोला आपको 80G में क्या होता है,
ATG ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय बाल कोष में प्रदत्त दान का अंतर कितना होता है 50%, बिना किसी योग्य सीमा के 50%। इसको याद कर लेना है आपको, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। जो भी आपकी जो क्या बोला है, यदि घरेलू कंपनी की कर योग्य आय निर्धारण वर्ष 11-12 के लिए 9 लाख रुपए है तो उस पर कर देता है अपन को निकालनी है। अपन को टैक्सेबल इनकम निकालनी है। इसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी अपन को कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी कंपनीज वगैरह होती है उस पर कितनी % लगता है टैक्स, आपका 30% लगता है। वो एक अलग कंडीशन है जिसमें 400 वाली कंडीशन है, वो अलग है। लेकिन अपन को उसको कितना मानना है कि अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी कितना लगेगी 30% लगेगी। तो अपन को क्या निकालना है 9 लाख का 30% कितना आएगा। 9 लाख का 30% हो जाएगा आपका 2,70,000। ठीक है 270। फिर इसमें क्या ऐड कर देते हैं 4% एजुकेशन एंड ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4% आएगा। हमेशा जो भी अपन ये एजुकेशन है ये 4% निकालते, जितने भी आपके जो लाइबिलिटीज़ लगाने के टैक्स लाइबिलिटीज 30% जिस भी रेट से अपन ने लगाया उसके ऊपर अपन क्या देते हैं 4% देते हैं। तो कितना आ जाएगा, एग्ज़ाम में अपन यही चीज़ें गलत करके आते हैं। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 2,80,800। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें 2,80,800। लेकिन ये वाला जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुराना है। 12 में क्या लगता था आपका 3% लगता था। तो 3% कितना होगा 5100 हो जाएगा करके 8100 होगा। तो इसीलिए आंसर इसका क्या बनेगा सी बन रहा है। लेकिन इस आंसर को ठीक कर लेना। इसका आंसर क्या बनेगा अपना, इसका आंसर होगा आपका 2,80,800 होगा अभी के अकॉर्डिंग। अगर अभी ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कितना होगा 2,80,800 होगा। इसमें सी दे रखा है, सी नहीं होके इसमें इसका आंसर क्या होगा अभी के अकॉर्डिंग 2,80,800 कर लेना है इसको। ठीक है फिर से आपका जो मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था सेट ऑफ सेम एज इट इज़ रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप खुद दोगे। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी सेट ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड। कब तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनफाइनाइट पीरियड तक कर सकते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। इज़ वेरी इजी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ये टॉपिक, तो ये आपको गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। फिर आता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 50,000 से अधिक कोई भी राशि बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई कर योग्य यदि उसके पास होगी। अगर अपन ने क्या करी है, अगर जब भी अपन ये आपका है कैपिटल गेन का ही है टॉपिक, यदि आप क्या करते हो बिना किसी प्रतिफल के या बिना किसी कंसिडरेशन की किसी भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हो 50,000 से अधिक अगर आप किसी भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हो तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। या विदाउट कंसिडरेशन अगर आप उसको दे रहे हो यानी एज इट इज़ एज ए गिफ्ट नहीं माना जाएगा उसको। 50,000 के अंदर तो उसको क्या मान लेते हैं अपन गिफ्ट की कैटेगरी में मान लेते हैं, लेकिन अब उसको गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। तो यानी आपके लिए क्या हो जाएगा कर योग्य हो जाएगा। अब किसके लिए कर योग्य होता है, तो आपका क्या होता है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए क्या हो जाएगा कर योग्य हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है। अब अपन को अब ये क्वेश्चन पुराने हैं तो मैं इसको दोनों तरीके से करवा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अगर अब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो अपन को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि इसमें बोला है एक्स ने गत वर्ष 1998
मैं इसको कब खरीद, कितने में खरीदा, 50,000 में मैं खरीदी ये वाली भूमि, ठीक है। और 8 लाख रुपए में कब बेच दी, 8 लाख में बेच दी 2009 एंड 2010 के अंदर इसको 8 लाख रुपए में बेच दिया गया। और आपका 1981 को इसका जो उचित बाजार मूल्य था 1,20,000 था। यदि कर निर्धारण वर्ष 2010 और 11 में लागत का जो अपना जो इंडेक्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, 632 है, तो आपको 2011-12 के लिए पूंजीगत लाभ की गणना करनी है। कुछ जब भी अपन को कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको वैल्यू गिवन है, यानी जो भी अपन ने जिसमें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं इसको, ये मैं अभी आपको अभी के अकॉर्डिंग करके बता रही हूँ। क्योंकि अपना जो पहले जो था इंडेक्स नंबर वो 9 अपना था, लेकिन अभी जो इंडेक्स नंबर हो गया वो कितना हो गया, 2001 के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इन्फ्लेशन जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अपने जो प्रेजेंट में है उसके अकॉर्डिंग करेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपना जो, अगर अभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है अपन को। तो आपका सेल का अमाउंट कितना है, 8 लाख, ठीक है। और 8 लाख आपका अमाउंट है। अब आप इसको अपन ये मान लेते हैं कि 2001 में इसकी वैल्यू कितनी है, 1,20 है। इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं अपन, 1,20,000। तो ये 100 के बराबर हो गया। जो भी आपका बेस ईयर होता है उसका क्या होता है, अमाउंट 100। और आपका 2011 एंड 12, 10 एंड 11 में इसको सेल करा है, तो इसका जो भी 2001 के अकॉर्डिंग इसका इंडेक्स नंबर कितना है, 167 है। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले के अकॉर्डिंग जो 1981 वाला है उसके अकॉर्डिंग गिवन है अपन को, लेकिन अपन इसके अकॉर्डिंग अभी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो उसका कितना जाएगा, यानी आपको ये आना चाहिए कि इंडेक्स की आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो। तो माइनस कर देंगे तो अपना कैपिटल गेन कितना जाएगा, 5,99,000, यानी इधर क्या आ गया 6, यानी 5,99,600 इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अगर अभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है तो सबसे पहले जो भी आपकी सेल करा है आपने, जो भी सेल करा वो लिखोगे। फिर जो आपका बेस ईयर है वो आपको मानना है 2001, उसके अकॉर्डिंग आपका 100, और जिस ईयर में आप उसको सेल कर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो चीज़ आप अगर माइनस कर दोगे, क्योंकि आपका ये क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्या है आपका कॉस्ट ऑफ, इतनी आपकी कॉस्ट लगी है उसको खरीदने में, ये आपने सेल कर दिया, जो भी ऊपर का जो आपने कमाया वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आएगा 5,99,600। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को करना है, अपन को इसका आंसर निकालना है। तो इसमें क्या आएगा, जैसे 8 लाख आपकी सेलिंग क्या हो गई, 8 लाख हो गया, ठीक है। अब 1,20,000 और ये दे रखा 3,632 अपॉन 100, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो 7,58,400, यानी इसका प्रॉफिट बच जाएगा आपका कितना, 41,600 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब आपको पैटर्न याद रखना है कि किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या आता है, जो भी आपने सेलिंग करा है वो आएगा, फिर अपन को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या निकालना है, अपन को अब भी याद रखना है कि 2001 अपना क्या है, बेस ईयर है। 100 का डिवाइड लगाएंगे और जिस ईयर में इसको सेल करें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर अपन इस अभी के ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसका आंसर कितना मान रहे हैं अपन, 5,99,600, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत नहीं आती है, यानी आपको उसमें 80 की सारी कटौतियाँ, ध्यान कितने सारे क्वेश्चन आ गए, 80। मैं एक वीडियो ऐसी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें सारी 80 की कटौतियाँ आपको 10 मिनट में बाय ट्रिक, आप कभी भी लाइफ टाइम में नहीं भूलोगे कभी भी कटौतियाँ, इस तरीके से याद करवा दूंगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें जाके जल्दी से।
अब आपकी 80 के अंतर्गत कटौतियाँ नहीं है। फर्स्ट क्या दे रखा है, डिडक्शन इन द केस ऑफ ए डिसेबल। डिसेबल आपका आता है डी डी ओनली। क्या आता है, ओनली डी यानी डेंजर डिजीज़। इससे याद करना है, यानी जो भी डिसेबल पर्सन है उसके लिए कटौती दी जाती है आपकी डी के अंदर। आपकी क्या दी जाती है, कटौती दी जाती है। ठीक है। फिर आपका सेकंड है, उच्च शिक्षा के लिए अपन ने अभी याद करी थी, 80 की कटौती मिलती है आपको। थर्ड आपको दे रखा है कि गृह संपत्ति के निर्माण क्रय करने हेतु ऋण पर ब्याज भुगतान के संबंध में कटौती, तो आपको क्या दी जाती है, थर्ड क्या बोला है, सॉरी, गृह संपत्ति सेम ही दे दिया, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। नहीं, सेम नहीं है, अलग है, हिंदी सेम लग रही है इसकी। पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट में क्या हो गया आपका, यानी अपन को वो देखना है जिसमें 80 में कटौती नहीं मिलती। फर्स्ट आपका डी के अंदर आपको कटौती मिलती है, सेकंड आपका 80 के अंदर कटौती मिलती है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट अपन को थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या दे रखा है आपको कि डिडक्शन इन इंटरेस्ट ऑन लोन टेक बाय द कंस्ट्रक्शन, या फिर अपन को कोई भी प्रॉपर्टी बनानी है तो उसके अंदर, तो इसकी कटौती मिलती है अपन को हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। फिर आपका दे रखा है डी में दे रखा है कि गृह संपत्ति के निर्माण के क्रय हेतु मूल ऋण की किस्त को, इसमें क्या है, ऋण के लिए कटौती कहाँ मिलती, इंटरेस्ट के लिए कटौती कहाँ मिलती है अपन को, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके लिए कटौती मिलती है अपन को 80 के अंदर अपन को क्या मिलती है, कटौती। यहाँ पर भी मिलती है और यहाँ पर भी इसकी कटौती मिलती है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 80 की कटौती के अंदर कौन सा नहीं है, सी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन, बट लेकिन बहुत घुमा के पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं। फिर आपका 80 वाला आ गया। अब जी से अपन ने, मैंने बताया था, जी मतलब डोनेशन, सी मतलब कंट्रीब्यूशन, ए मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने को डेवलपमेंट किया है, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है आपका पीपीएफ में जमा। पीपीएफ मतलब क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड में, यानी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड आ गया। तो आपका ए का तो क्या होगा, 4 होगा। एंड सेकंड क्या दे रखा, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, तो आधार इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में होता है, तो होता है आई ए की कटौती आपकी। फर्स्ट आ जाएगा 3, 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, और ये तो कट गया। फिर आपका रह गया, आपको बी एंड सी में से इसका आंसर आएगा, फिर आई बी। लेकिन आपको जी की कटौती तो पता है, जी की कटौती आपकी किस में आती है, थर्ड में आती है, तो आपका थर्ड में आना चाहिए सेकंड, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। एंड ये वाली भी अपन को देखनी है, यानी आपको जी की कटौती तो मैंने अच्छे से पढ़ा दी। सी मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपको याद रखनी है आई और ए की कटौती। आई ए की कटौती कहाँ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए कटौती मिलती है। आई ए बी की कटौती आपको मिलती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, इंग्लिश में भी देख लो आपको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका ये हो गया। पीएफ फंड के लिए आपका ये हो गया, ये वाला हो गया, और इसमें आपका ये वाला हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर बी राइट आंसर अपना। सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको मैं अच्छे से आपको याद करवा देती हूँ, तो याद कर लो अब भी यहीं पर ही। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या लेना है, आपका जो भी दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, किस तरीके से अपन कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट आता है आपका फेयर वैल्यू, किसी भी फेयर वैल्यू। सेकंड आती है आपकी, इसको सीक्वेंस में याद करना है, म्युनिसिपल वैल्यू। फर्स्ट याद रखना है
सबसे पहले फेवरेट पर्सन आ गया, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ऐसे याद कर लो, फेवरेट फिर एम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आ गए, ठीक है। तो फेवरेट वैल्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आ गए, इसमें से जो भी क्या होगा हायर वो लेंगे। उसके बाद में आपका क्या जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम होगा यानी लोअर वो आ जाएगा। फिर आपका फोर्थ नंबर आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट, इसमें से क्या होगा जो दोनों में से क्या होगा हायर होगा वो आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। इसमें कितना इजी क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन पूछेंगे। तो वापस से देखते हैं अपन, एफ मतलब आपका फेयर वैल्यू गिवन हो गया आपको हाउस प्रॉपर्टी की। फिर आपको म्युनिसिपल वैल्यू, यानी आपको ये याद रखना है कि आपका जो फेयर वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों में से अधिक होगा वो अपन को लेना फर्स्ट है, उसका जो अधिक आ जाएगा। फिर उसके बाद में उसका कंपेयर किससे करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से करेंगे। उन दोनों में से जो कम होगा स्टैंडर्ड से, जो दोनों में से कम होगा स्टैंडर्ड या हायर, जो दोनों में से कम हो उसको ले लेंगे। ये आने के बाद में जो आपका एक्चुअल रेंट है उससे कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से हायर होगा वो क्या कर लेंगे अपन वहाँ पर टैक्स लगा देंगे। तो ये इनकम, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने का तरीका है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है आपका फेयर रेंट कितना दे रखा है आपको, मैंने क्या बोला फेवरेट पर्सन कितना आ गया 75,000, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू लेना है अपन को, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी, फेयर रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कितना है 75,000 है, म्युनिसिपल वैल्यू आपकी कितनी है 60। अब इन दोनों में से जो दोनों फेवरेट और मेन इंसान में से जो सबसे ज़्यादा होगा वही ज़्यादा अपन को लाड करेगा वो, तो कितना आएगा इसमें 75,000। ये सिर्फ मजाक है, याद करने का तरीका। फिर आपका थर्ड है, इन दोनों में से ज़्यादा आ गया स्टैंडर्ड वैल्यू कितना दे रखा है अपन को 72। घर में अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो इसीलिए कम याद कर लो। अब इन दोनों में से जो कम होगा कौन सा कम है 72,000 कम है। फिर आपका क्या है एक्चुअल कितनी वैल्यू है, आपका एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट आपका 63,000। अब इन दोनों में से आपको याद रखना है इनकम टैक्स हमेशा जो भी ज़्यादा होगा उसी पे टैक्स लगाता है। तो लास्ट में ये वैल्यू बचेगी, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, तो अपना है 72,000 अपने सबसे ज़्यादा है। तो आपकी क्या आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन 72,000 से आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा सी। ये आंसर क्या आ गया आपका सी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। अब आप इसको फटाफट से खुद कीजिए, फटाफट से मैं ऐसे ही कर देती हूँ, एक एक चीज़ें बताऊँगी। पहले मैंने क्या बताया, आपका जो भी है फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों में से ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है इसमें 68,000 ज़्यादा है। फिर आपका स्टैंडर्ड से देखते हैं तो दोनों में से कम कौन सा है 62 है। फिर इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा 65। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, आंसर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर नियोजन के संबंध में सत्य है, टैक्स प्लानिंग वर्ड में ही क्या है आपका एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है प्लानिंग। तो इसको और डिटेल में अपन समझते हैं। टैक्स प्लानिंग मैंने बोला था जो भी इनकम टैक्स है आपका, इनकम टैक्स के अंदर जो भी आपको डिडक्शंस, आपकी जो रिबेट्स हैं, आपकी जो एग्जम्पशन है, उनका लाभ उठाते हुए आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं तो आपका टैक्स प्लानिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका टैक्स प्लानिंग कहलाता है। और ये आपका क्या होता है लॉन्ग टर्म तक होता है। अगर अपन कुछ अच्छा काम करते हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं, तो आपका क्या है लॉन्ग टर्म तक क्या मिलेगा आपको, उसका प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा लॉन्ग टर्म तक उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे आपका क्या था टैक्स अवॉइडेंस और कर वंचन, मतलब जो आपका क्या है आप कर की चोरी करते हो, तो ये आपका क्या एक तरीके से शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है गोल हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ज़्यादा दिन तक आप नहीं चला सकते, ज़्यादा दिन तक पागल नहीं बना सकते हो इनकम टैक्स को। तो आपका जो टैक्स प्लानिंग है वो आपका क्या होता है लॉन्ग टर्म होता है। तो अब इसमें से अपन को ये बताना है, एक तो क्या होता है, एक तो आपके टैक्स लायबिलिटीज़ को कैसे रिड्यूस करता है, एक तरीके से जो अभी आपके इनकम टैक्स में एग्जम्पशन दे रखी है या आपकी जो भी रिबेट्स दे रखी है उनको यूज़ करके अपन क्या करते हैं
अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं। तो इसमें देखेंगे टैक्स में यह अपने दृष्टिकोण से भविष्यवादी है, यानी ये क्या है, फ्यूचर। मैंने क्या बोला था, ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। फर्स्ट आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जिसमें यानी आपका डी नहीं होगा, फर्स्ट होगा। सेकंड है इट हैज़ बीन लिमिटेड स्कोप द कॉर्पोरेट इन द टैक्स मैनेजमेंट कंपेयर टू द टैक्स मैनेजमेंट, सॉरी। फिर क्या दे रखा है आपका, थर्ड दे रखा है इसे उत्पादित लाभ अल्पकालीन होता है, थर्ड नहीं होगा। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, तो थर्ड आपका कभी भी नहीं होगा। ये शॉर्ट टर्म कभी भी नहीं होगा, तो थर्ड जिसमें भी उसको काट देंगे अपन, हटा देंगे इसको। फोर्थ दे रखा है इट मीन ऑब्जेक्ट, इसका जो आपका इसका जो इट्स मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, यानी क्या करता है आपकी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करता है। ये इसका फोर्थ आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। सॉरी। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए निवासी श्रीमान एक्स ने जर्मन विकास बॉन्ड पर 36,000 रुपये ब्याज उपार्जित किया, यानी अपन को क्या हुआ है, इनकम हुई है और उसका छठा यानी उसका 6 यानी 36,000 में डिवाइड देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 6,000। इसको कहाँ रिसीव कर रहा है, भारत में प्राप्त कर रहा है। भारत में जो भी ऐसी कोई भी इनकम जो एक्रूअल हुई है या फिर रिसीव हुई है वो भारत में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो ये 6,000 कहाँ हो जाएगी, टैक्सेबल, आपकी भारत में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6,000। इसमें पूछा है कि कर कुल आगे परिगणना के लिए ब्याज के रूप में कितना ब्याज अपन को क्या करना है, टैक्सेबल करना है। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6,000। फिर आता है आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी न्यूनतम विकल्प कर लगाया जाता है। मैंने बोला था सब कंपनीज़ के ऊपर लगाया जाता है पर्टिकुलर। उसमें क्या था, पहले क्वेश्चन जो अपने आया था 115 JB, यानी उसके अकॉर्डिंग कुछ कंपनियों पे ही लगाया जाता है, ये सभी कंपनियों पे लगाया जाता है। यानी अगर उसमें कोई एक्ट मतलब कोई भी एक्ट आ गया, उसमें एक्ट के अंदर अपनी क्या आ गई, सेक्शन आ गया 115 JB, यानी वो कुछ ही कंपनियों पे लगाया जाता है। लेकिन आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है, सभी कंपनियों पे लगाए जाते हैं। 14 नंबर का आपका आंसर। 24 का क्या आ गया, 25 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस दीर्घकालीन परिसंपत्ति में से लागत सूचकांक लाभ की अनुमति है। तो आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर आंसर नंबर, आपका हो जाएगा इसमें डी, यानी ज्वेलरी पे क्या है आपका, डी आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आपका कॉस्ट इंडक्शन बेनिफिट अलाउ किस पर होता है, आपका ज्वेलरी पे। आपको ये सब चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर वो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया इजी है, जिसको आप एग्ज़ाम में करके आओगे एंड 2 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वही आपका जो फेवरेट पर्सन और मेन पर्सन में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसे हैं उसको लेंगे। कितना है आपका, 50,000 आ जाएगा। फिर आपका स्टैंडर्ड रेंट, और इसमें से जो दोनों में से कम है, कौन सा कम है आपका, 48। एक्चुअल जो दोनों में से दिखे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। 48,000 इसका आंसर आ जाएगा, बी। फिर आता है आपका 27 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन से मामले में पूर्व वर्ष की आय, अभी आपकी क्या दे रखी है। वैसे तो आपका जो इनकम टैक्स है इसको और अच्छे समझ लेते हैं अपन। एक होता है आपका असेसमेंट ईयर, एक होता है आपका प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में अपन प्रीवियस ईयर की जितनी भी इनकम कमाई है उस पर क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। यानी असेसमेंट किस में करते हैं अपन, अपने जो भी अपना ईयर चल रहा है और इससे प्रीवियस ईयर में जितनी भी अपनी इनकम हुई है बिजनेस से, उस इनकम पे अपन क्या लगाते हैं, टैक्स। इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी इनकम है जिस पे प्रीवियस ईयर में ही क्या लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है। यानी उसका जो प्रीवियस ईयर है
और जो उसका असेसमेंट ईयर है वो दोनों सेम होता है, ऐसी कौन सी इनकम होती है? तो ऐसी जो इनकम होती है उसमें दे रखा है फर्स्ट जो होती है अपन को दे रखा है जिसमें प्रीवियस ईयर में, ये भी मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। एक तो जो अनिवासी है, अनिवासी जो भी शिपिंग कंपनीज में काम करते हैं उनका जो उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रीवियस ईयर में लगाया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भारत को छोड़कर जा रहा है, यानी भारत छोड़कर, हिंदी तो लिखी नहीं जाएगी, छोड़कर जा रहा है, हमेशा के लिए क्या हो रहा है, भारत छोड़कर जा रहा है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, प्रीवियस ईयर पे लगा देंगे, ठीक है। और यदि कोई भी जो कंपनी है जिसका उद्देश्य क्या हो रहा है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए पूरा किया और उसी वर्ष में क्या हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, तो उसी ईयर में क्या लगा देंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे। या फिर कोई भी व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, कोई भी एसेट्स क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो उसी वर्ष उस पर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। कोई ऐसा बिजनेस है जो लास्ट ईयर ही बंद हो गया तो उस पर भी उसी ईयर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। तो वापस रिवाइज कर दूं। फर्स्ट क्या है, अगर आपका क्या है, कोई भी शिपिंग कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है तो उस पर 7.5% लगता है आपका टैक्स। और यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है, छोड़ रहा है भारत, या कोई बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है आपका लास्ट ईयर, या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई आपने बनाया था तो वो बंद हो रहा है आपका बिजनेस, या कोई आप क्या कर रहे हो, कर बचाने के उद्देश्य से क्या कर रहे हो, फ्रॉड करने के उद्देश्य से कर रहे हो, तो आपको उसी वक्त पकड़ के और टैक्स लगा देंगे आपको। तो अब इसमें अपन को पड़े इन 5 में से जो पॉइंट आएगा उसका उसी ईयर में लग जाएगा टैक्स। ए पर्सन इन द, रोजगार करने वाले व्यक्ति को, ये तो अपन असेसमेंट, अवैध व्यापार में शामिल व्यक्ति शामिल है लेकिन उससे मतलब नहीं है, धर्मार्थ मतलब जो भी आपका है चैरिटेबल व्यवसाय के संबंध में, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जो हमेशा के लिए भारत छोड़ के जा रहा है उसमें प्रीवियस ईयर पे क्या लगा देंगे अपन, टैक्स लगा देंगे। जो भी मैंने 5 कंडीशन बताई है उन्हीं पे क्या लगाया जाता है, प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाया जाता है। फिर आता है आपका, इसका आ गया आंसर नंबर, इसका डी हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट ऑफ, फिर वही आ गया घूम फिर के, सेट ऑफ करना है अपन को। तो सेट ऑफ में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपन को सेट ऑफ करना है। अब इस चैप्टर को मैं फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ, जल्दी से फटाफट से। सेट ऑफ वाला चैप्टर है, पहला क्या है अपना, सैलरी ऐड आता है। सैलरी ऐड आपका नॉट एप्लीकेबल, इसको तो भूल जाओ, ये कोई सेटअप वेटअप, इसमें कोई लॉस, सैलरी में कभी कोई लॉस नहीं होता, अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड, आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, सेकंड आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप 8 ईयर तक क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, और किसी भी हेड से इसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ तक कि सैलरी हेड से भी इसको क्या किया जा सकता है, सॉरी, सैलरी हेड से भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है आपका कैपिटल। कैपिटल गेन में आपको 2 तरह का लॉस आएगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इनको आप कितने ईयर तक कर सकते हो, 8 ईयर तक कर सकते हो, और सेम हेड से कर सकते हो। क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि जो आपका कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन में क्या कर सकते हो आप, सेम हेड से ही कर सकते हो। शॉर्ट टर्म को आप लॉन्ग टर्म से कर सकते हो, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई से मांग सकता है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं मांग सकता है। इन लॉन्ग टर्म हमेशा किससे होगा, सेट ऑफ लॉन्ग टर्म से होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म आपका क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, ध्यान रखना। और 8 ईयर तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। फिर आता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड आपका क्या आता है, सॉरी फोर्थ आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन ले लेते हैं अपन। अपनी बिजनेस की इनकम को आप क्या कर सकते हो, 8 ईयर तक क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। और कौन कौन से हेड से कर सकते हो, सैलरी हेड से नहीं कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, अदर सोर्स से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अदर सोर्स। और कोई सट्टे की आनी है तो उसको सट्टे के प्रॉफिट से ही कर सकते हैं, अदर किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। और आपके स्पेशल बिजनेस दे रखे हैं आपके 25, सॉरी एक सेकेंड, 25
ए के अंदर आपको ऐसे कोई बिजनेसेस दे रहे हैं, इनसे कोई लॉसेस वगैरह होते हैं, तो इन्फिनाइट ईयर तक अपन इनको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपको बहुत इजीली, 5 मिनट का चैप्टर है ये ओनली। फिर आता है आपका अदर सोर्स। अदर सोर्स में आप कैजुअल इनकम को किसी से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, यहाँ तक इसकी इनकम से भी इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी किसी से भी कैजुअल किसी का भी सगा नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड है आपका जो हॉर्ट्स वगैरह से जो भी कोई लॉसेस हुए हैं तो उनको उसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। अदर सोर्स की इनकम को उसी ईयर के लॉसेस से आप सेट ऑफ कर सकते हो, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये आपका सेट ऑफ वाला चैप्टर यही मैंने कंप्लीट करवा दिया है। थोड़ा बहुत, एक सेकेंड, तो इसमें क्या पूछा है, सॉरी आंसर दिख गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ अपन, मैंने क्या बोला, कैपिटल गेन में अपन क्या कर सकते हैं, 8 साल तक कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी किसी से भी हेल्प नहीं लेते, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म को तो अपन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों से कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म को ओनली लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, तो 28 का आंसर होगा। 29 करते हैं फटाफट से। 80 की कटौतियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें अमाउंट पूछ लिया, कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हो आप, ये लीजिए आंसर, आप हिंदी में देख लो, ये तो समझ में आ जाएगा इतना। तो ATC में कितनी मिलती है कटौती, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान रख लो। ATC में, एक सेकंड, आपका जो ATC है उसमें कितनी मिलती है, 1,50,000। फिर 80, कौन सी पूछी है इसमें, ATC में आपको मिलती है 1,50। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि पहले का है। 80D, यानी डी का मतलब होता है आपकी बीमारी, डी से आप याद रखोगे डिजीज़ जो आपको होती है। लेकिन इसमें तो 15,000 दे रखा है, लेकिन आपको कितनी मिलने लगी है, 25। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000, और अगर आप हेल्थ चेकअप कराते हो तो 5,000 तक की मिलती है, वरना कितनी मिलती है, 25,000 मिलती है आपको। फिर DD भी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली बीमारी। DD तो क्या होता है, डी क्या होता है, डेंजर बीमारी होता है, जिसमें आपका जो डिसेबल पर्सन है वह आता है। और DDB के अंतर्गत क्या आता है, जो आपको भयंकर बीमारियों से ग्रसित, मतलब जो से एड्स हो गया, यानी बहुत जो बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर हो गया, इन सब चीज़ों से अगर ग्रसित है तो उसको कितने मिलेंगे, 40,000। और अगर आपका क्या दे रखा है, TTA के अंदर दे रखा है, तो TTA के अंदर आपको मिलती है 1,00,000। ये लिख लो अपनी कॉपी पर। और मैं इसका 80 के ऊपर सारी कटौतियाँ बना दूंगी। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की क्लास है, सेट ऑफ की 5 मिनट की है। जल्दी से ट्रिक वाइज याद कर लेंगे, लास्ट 15 मिनट की क्लास बना दूंगी इसमें। फिर आता है अपना 30 नंबर क्वेश्चन, ये इसका देख लेते हैं एक बार, इसमें गलत है लेकिन आप ये याद रख लेना। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271G के अंतर्गत अपना जो TDS करने में असफल रहने के लिए अर्थदंड कितना होगा। यानी अगर आप क्या नहीं करते, TDS टाइम पे अपन ने पे नहीं करा है, तो कितना दिया जाएगा, इसका आंसर होगा आपका B। यानी आपने 100% इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड है, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, 100% देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। तो आज की क्लास में यहीं रोक रही हूँ। ये अपन ने 2012, 2013, 2014, इससे जो भी आगे के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, ताकि आपको भी इतना तो आप रिटेन कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए बहुत यूज़फुल रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको जिस पे शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट एंड ऐसे याद, मतलब बिल्कुल अपन को रटना है, याद कर लेना है, ऐसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। 80 की जो कटौतियाँ हैं, सेट ऑफ इनकम होगी, रेजिडेंटल हाउस, सारे टॉपिक जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है उनकी मैं शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।